पीएमसी हिंदी पे बुद्ध बनो शुरू हुआ, वो 40 दिन मैंने पूरे मनोयोग से किया। 40 दिन के दौरान मुझे इतने एक्सपीरियंसेस हुए। ध्यान मेरा हर टाइम बाहर रहता था, बच्चों में, पति में, उनको भी टोकना, उसको भी बोलना। वो सारा ध्यान जो मेरा बाहर रहता था अब अपने ऊपर आने लग गया। उससे मेरी बहुत ज़्यादा हीलिंग होने लग गई। आनापानसति तो जैसे बिल्कुल इंजेक्शन है। जैसे गोली 12 घंटे में काम करेगी, इंजेक्शन आपको 3 मिनट में काम कर देगा। एक गुरु से गले मिलना और उसका प्यार पाना, उसके सानिध्य में समय बिताना, ये क्या होता है बस मैं ही जानती हूँ, एक साधक जानता है। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हम हैं PSSM में और मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने कहा है कि 4 सत्य वचन है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जो ये ज्ञान जान लेता है, इन वचनों को पहचान लेता है, वही आत्मज्ञानी कहलाता है। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही आत्मज्ञानी ध्यानी से जिन्होंने इस ज्ञान को पहचाना, जो कई सालों से ध्यान कर रही हैं। उन्होंने आनापानसति ध्यान से पहले ही अपनी जर्नी को शुरू कर लिया था, लेकिन कैसे वो ध्यान से जुड़ी और उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए ध्यान के बाद, ये हम उनसे ही जानेंगे। तो ये जो मास्टर हम आपसे मिलवाने वाले हैं, इनका नाम है अनुपमा जैन जी और ये है पटियाला, पंजाब से। तो चलिए स्वागत करते हैं अनुपमा जी का और उनसे जानते हैं उनकी यात्रा के विषय में। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जैसे मैम ने इंट्रोडक्शन दे ही दिया, मैं पटियाला से हूँ और आप सब में से एक हूँ। तो आज मेरा सौभाग्य है PSSM के इस मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया गया है और मैं पत्री सर की आभारी हूँ कि उन्होंने इतना बल दिया, हिम्मत दी कि मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। थैंक यू जी। मैम, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए ध्यान में आने से पहले? आप इससे पहले भी ध्यान से जुड़े हुए थे, तो किस मास्टर के साथ जुड़ के आपने पहले ध्यान किया और उस ध्यान तक पहुंचने से पहले क्या क्या चैलेंजेस थे? बिल्कुल शुरू से चाहूँगी आप शुरुआत करें। हाँ बिल्कुल मैम। मेरा जन्म एक जैन परिवार में हुआ, तो अहिंसा, शाकाहारी तो बचपन से ही था। जैनियों में आना जाना था, उनके सानिध्य में रहते थे। जो मंत्र माला वो देते थे, करते थे, एक रिस्पेक्ट थी। और उनकी जो साधना पद्धति है, उनका जो त्याग है, उनका जो तप है, उससे मैं हमेशा ही अभिभूत रही हूँ। जैन साधना को आप जानते हैं, बहुत कठोर साधनाएं होती हैं, है ना। तो मैं उनमें रची बसी रमी, वहाँ से ही बड़ी हुई। तो मेरे बचपन के चैलेंजेस तो ऐसे रहे कि मेरे मदर एक टीचर थे, जॉब में थे, मम्मी पापा दोनों, और हम लोग 4 बहन भाई थे। तो आपको पता है एक लेडी जब जॉब में आती है तो उसके कैसे चैलेंजेस होते हैं, घर परिवार के भी, बाहर के भी। अब मैं माँ बन गई हूँ, बड़ी हो गई, अब मुझे माँ के चैलेंजेस समझ आते हैं। तब माँ पे गुस्सा आता था कि हमारी केयर नहीं करती, हर समय हमें डांटती रहती है। लेकिन अब खुद जब उन परिस्थितियों से गुजरते हैं और ध्यान में आ गए हैं, तो सच में समझ आता है कि माँ का कितना बड़ा त्याग होता है। मतलब वो ऊपर से तो डांटती हैं लेकिन अंदर से तो ध्यान रखती हैं। तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में बचपन से ऐसे रहा कि मैं सबसे बड़ा बच्चा था। नो डाउट बड़े चाव प्यार मुझे मिला, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिका रहा, क्योंकि 1.5 साल बाद ही मेरा दूसरा भाई आ गया। उसके बाद 2 बहन भाई और हैं, 4 बहन भाई हैं। तो माँ को 4 बच्चों को संभालना, फिर जॉब में भी जाना, एक अच्छी टीचर साबित करना, एक अच्छी माँ साबित करना, उस कश्मकश में माँ बहुत अंदर से इरिटेट रहने लग गई। तो नतीजा क्या हुआ, सबसे बड़ा जो बच्चा होता है उस पर ज़्यादा गुस्सा उतरता है और घर की जिम्मेदारियाँ भी जल्दी ही उस पर आ जाती हैं। तो इस डांट फटकार में मेरा जन्म हुआ। यद्यपि माँ कभी नहीं चाहती, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि अंदर की इरिटेशन एक औरत की, कि ससुराल वालों से भी ज़्यादा साथ ना मिले, है ना, मायके, और अकेले बच्चों को पालना, कैसे गोद में उठा के क्रैच में छोड़ के जाना, फिर स्कूल जाना, फिर वापस लेके आना, तो कितने चैलेंजिंग है ये सारा कुछ। तो इसलिए माँ अंदर से इरिटेट रहती थी और मेरे पे गुस्सा उतरता था। तो कोई बात नहीं, अब समझ आता है कि ये प्रोसेस इसलिए होता है कि हमें आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जाना होता है। ज़्यादा लाड़ प्यार से बच्चा पलेगा तो क्या होगा, वो थोता रह जाएगा। जिसकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज ही नहीं है, वो निखरेगा कैसे? जिसकी कुटाई पिटाई ढलाई नहीं होगी, वो चमकेगा कैसे? तो ये बातें अब समझ आती हैं और बहुत
अंदर से ग्रेटिट्यूड निकलता अपने पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। फिर शादी हो गई। मैं शादी से पहले मैं जॉब में आ गई थी। तो जॉब में भी सब कहते थे अच्छी लड़की है, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ ऐसे परिवार में हुआ जो किसी को दुख देकर राजी नहीं है। तो ना मैं कभी किसी को टॉन्टिंग करती थी, एक सिंपल सी लड़की थी, ना कभी किसी से हंसी मजाक में भी किसी को हर्ट नहीं कर पाती थी। तो ये मेरे स्वभाव में बचपन से ही है। तो सभी की प्यारी रही मैं, जॉब में भी, स्कूल में टीचर्स की भी। तो लेकिन अंदर एक खालीपन सा लगता था कि मुझे माँ ने वो नहीं पूछा जो एक माएँ पूछती हैं, जो केयर करती हैं, जो लाड प्यार करती हैं। लेकिन वो ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। शादी के बाद फिर मेरी जब शादी हुई तो वो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में थी। वो एक कॉमरेड परिवार था जहाँ पूजा जप तप का कोई मतलब नहीं था। तो मैं भी ऐसे ही गृहस्थी में आई। तो गृहस्थी के चैलेंजेस, बच्चे हो गए, उनको पालना, ससुराल वालों से कोऑपरेट करना, हर को खुश रखने का प्रयत्न करना। नतीजा क्या हुआ कि सबको खुश करते मैं नाखुश हो गई अंदर से, और वो नाखुशी मेरे शरीर में झलकने लगी। मुझे भयंकर अर्थराइटिस हो गया, जिसकी वजह से मैं हिल भी नहीं सकती थी बेड से, कपड़ा भी नहीं ओढ़ सकती थी, खाना भी नहीं खा सकती थी। लेकिन यूनिवर्स हमेशा सपोर्ट करता है। तो मेरे बच्चों ने मेरी बहुत केयर करी। 2 बच्चे हैं मेरे, लड़की है, उसकी अब शादी हो गई है, कनाडा शिफ्ट हो गई है। बेटा है, वो मेरे साथ है, उसी के साथ मैं यहाँ आई हूँ। तो हम लोग लंबी लंबी यात्राओं के लिए निकलते हैं, 2-2 ढाई महीने रहते हैं। तो शादी के बाद गायत्री परिवार से जुड़ गई। गायत्री परिवार में भी खूब जप तप अनुष्ठान का खूब आनंद लिया, साधनाएं करी, बहुत एक्सपीरियंसेस भी होते थे। लेकिन मुझे क्लियर नहीं होता था कि ये ध्यान के या साधना के एक्सपीरियंसेस है। इसके चलते चलते फिर मैं ओशो से जुड़ गई। ओशो में आने के बाद बहुत क्लैरिटी आई। जो अनुभव मुझे गायत्री साधना में होते थे, वो सबकी क्लैरिटी है ओशो धारा में आने लग गई कि वो साधना के अनुभव है। और ज़्यादा मज़े में ज़िंदगी बीतने लगी, मेरी हीलिंग होने लग गई अपने आप ही, क्योंकि जब मन प्रसन्न होता है तो आपकी हीलिंग होती है अंदर से। तो मैं थोड़ा थोड़ा स्वस्थ होने लग गई। तो 16-17 साल से हम लोग ओशो से जुड़े हुए हैं, खूब आनंद लिया। ओशो ने भर भर के लुटाया, मन को कैसे प्रसन्न रखना है, अपने आप में कैसे जीना है, खूब अच्छे से सिखाया। इसी के चलते चलते ओशो ग्रुप में ही एक अपने साउथ की मैम है स्वर्णा सोई, उनका एक्सपीरियंस, थर्ड आई एक्सपीरियंस किसी ने शेयर किया। वो मैंने सुना तो मुझे क्लिक करा, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर वो 2-3 दिन मन में घूमता रहा। तीसरे दिन फिर मोबाइल निकाल के वो मैंने सुना, चौथे दिन फिर सुना। तो उसने मेरे अंदर हलचल मचा दी कि थर्ड आई के एक्सपीरियंस भी ऐसे होते हैं कि मास्टर से कंसर्न हो जाता है, कॉस्मिक वर्ल्ड से हमारा तादाद में बन जाता है। तो इसी कौतूहल में मैंने वो ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में पत्री जी का नाम लिया था। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि पत्री जी कौन है, पत्री जी कौन है। तो पत्री जी को ढूंढते ढूंढते पूरा पीएमसी हिंदी चैनल खुल गया। उसमें स्वर्णा सोई मैम जैसी अनेक मैम का बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस थे आत्माओं की यात्रा। वो सारा दिन सुनती, 24 आवर्स मेरे को बस एक ही काम था कि पीएमसी हिंदी चैनल खोलना और किसी न किसी की ध्यान की यात्रा को सुनना। उससे मुझे इतना इंस्पिरेशन मिलने लगा कि मन जैसे उड़ने लग गया। तो साधना के लिए और ज़्यादा मैं अग्रसर हो गई। फिर मैंने नेट पे ही ढूंढा, पत्री सर पिरामिड का बहुत प्रचार करते हैं और पिरामिड उन्हीं की खोजे। यद्यपि हमारे बहुत सालों से एंसेस्टर से चल रहा है पिरामिड का, लेकिन पत्री सर ने इसको फर्स्ट टाइम इंडिया में ध्यान के लिए स्पेशल लॉन्च किया, ध्यान से जोड़ के। पहले लोग पिरामिड को ऐसे ही जानते थे जैसे गीज़ा पिरामिड है, देखने की जगह है बस, लेकिन साधना के लिए इसका उपयोग है, जीवन में इसका उपयोग है, अन्य चीज़ों को सुरक्षित रखने में इसका उपयोग है। ये पत्री सर की देन है हमें। तो पत्री सर से जब जुड़ी तो मैंने पिरामिड ढूंढना शुरू किया। तब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। तो आप तब तक ध्यान करना शुरू कर चुके थे, आनापानसती ध्यान? मैं वही बता रही हूँ कि जैसे मैंने ढूंढना शुरू किया ना, पिरामिड यहीं आसपास हो तो मैं देखने जाऊँ, तो वो लुधियाना का विवेकानंद पिरामिड का एड्रेस उसमें आ गया। वहाँ मैंने कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने मुझे अपने जूम सेशन में ऐड कर लिया। तब से जुड़ी हुई हो। फिर रचना गुप्ता मैम है, अनिल भारती जी हैं वहाँ, तो उनके सानिध्य में रोज़ जूम सेशन होने लगे और मैं आनापानसती से जुड़ गई। इन बिटवीन उन्हीं दिनों में फिर पीएमसी हिंदी पे बुद्ध बनो
शुरू हुआ, नलिनी मैम ने करवाया। वो 40 दिन मैंने पूरे मनोयोग से किया और उन 40 दिन के दौरान मुझे इतने एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे शरीर में हलचल का पता चलने लग गया, एनर्जी कहाँ कहाँ फ्लो कर रही है, कैसे कैसे जा रही है, उसका हो गया। और मेरे को यूरिन इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी काफ़ी सालों से, क्योंकि अर्थराइटिस की वजह से बहुत दवाइयाँ खाती थी और यूरिन इन्फेक्शन मेरे को गर्मी से लगातार बनी रहती थी। तो वो मेरे 15 दिन में ही गायब हो गई। और शरीर जो हर टाइम अकड़ा अकड़ा रहता था उसमें थोड़ी लचक आने लग गई। ध्यान मेरा हर टाइम बाहर रहता था, बच्चों में, पति में, उनको भी टोकना, उसको भी बोलना, काम वाली को भी टोकना, क्योंकि मेरे से खुद से होता नहीं था। दूसरों को बोलती थी तो टोकना ही लगता है उनको, है ना। तो इससे मैं भी दुखी होती थी, दूसरा बंदा भी इरिटेट होता था। वो सारा ध्यान जो मेरा बाहर रहता था अब अपने ऊपर आने लग गया। हर टाइम अपने आप को ही वॉच करती, क्योंकि एनर्जी का फ्लो, ध्यान चाहे आप 1 घंटा करते हो लेकिन सारा दिन एनर्जी का फ्लो चलता रहता है, वो बार बार अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही मेरे अंदर हलचल होती, मैं आंखें बंद कर लेती, खूब फ्लो मुझे महसूस होता। उससे मेरी बहुत ज़्यादा हीलिंग होने लग गई। मैं इतनी ज़्यादा ठीक होने लग गई, जुड़ी, फिर लगातार जुड़ी रही। 40 दिन का वो ख़त्म हुआ, मृत्यु का डर मेरे अंदर से समाप्त हो गया। यद्यपि ओशो के होते हुए मृत्यु के डर से मैं निकल चुकी थी, क्योंकि ओशो मृत्यु पे बहुत बोलते हैं और उनकी एक सीरीज़ भी है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो वो आप सुनोगे ना, कोई भी सुनेगा, मृत्यु से पार हो ही जाएगा। तो इसमें मुझे प्रैक्टिकल करने का अनुभव मिला। जब ये 40 दिन का बुद्ध बनो चल रहा था, उन दिनों में मेरे ससुर जी चले गए, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, बल्कि हमने उनकी मृत्यु को एक तरह से सेलिब्रेट किया। जैसे ही हमें पता चला, उनका नाड़ी देखने वाला मीटर लगा होता है, वो एकदम स्लो जाने लग गया, फटाफट डाउन जाने लग गया। एकदम से मैंने कहा इनको नीचे उतारो। पता नहीं मेरे से कहाँ से हिम्मत आ गई, जैसे मैं सबसे छोटी बहू हूँ, ज़्यादा बोलती नहीं थी कुछ भी, जो बड़े कर रहे हैं ठीक है। तब भी मैं ये सोच सकती थी कि ये बड़े लोग हैं, ये उतारे नीचे तो ठीक है। पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई, इनको फटाफट नीचे उतारो, सारे ये उतारो इंस्ट्रूमेंट्स इनके। जैसे इस इंस्ट्रूमेंट उतारे, इन्होंने चारों ने उठाया, दोनों भाई और दोनों पोते, ऐसे उठा के वो नीचे लेके आ रहे हैं, ऐसे उनके प्राण चले गए। मतलब धरती पे रखने तक उनके प्राण नहीं थे। तो ये भी मैं उनकी एक अच्छी विश मानती हूँ कि उनके जैसे बुजुर्गों को होता है ना कि हम अपने घर परिवार से जाएं, अपने बच्चों के हाथ से जाएं। बिल्कुल देखो, दोनों बच्चों का हाथ लगा हुआ है, दोनों पोतों का हाथ लगा, उनके हाथों में प्राण जा रहे हैं, हवा में प्राण जा रहे हैं। वहाँ से उठा लिया, ज़मीन पे भी रखा नहीं है, ऐसे बीच में उनके प्राण चले गए। तो जैसे नीचे रखा, ऐसे उनके गर्दन होगी, उनका ये चले गए। मैं कहा अभी रुको, किसी डॉक्टर को फ़ोन नहीं करना, किसी पड़ोसी को फ़ोन नहीं करना, पहले इनको अच्छे से विदा करो। खूब हमने वहाँ बैठ के ओमकार का जाप किया, उनको, उनकी सोल को गाइड करा मैंने कि आप ऐसे से आगे जाओ, आपको रुकना नहीं है, आपको आत्मलोक में नहीं रुकना, आपको आगे जाना है। सबसे हाय हेलो करते रुकना नहीं है कि आपको जाग जाओ। ओमकार की ध्वनि को सुनते 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 ओमकार का ज्ञान ओशोधारा में ही मुझे मिला। तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर ओमकार को पकड़ के आप चलते रहोगे तो आगे तक पहुंच जाओगे। जहां आपने ओमकार की ध्वनि को छोड़ दिया, उसी लोक में आप अटक जाओगे। तो मैंने कहा बाबू जी कहीं नहीं आपने रुकना, चलो अपने बुजुर्गों से हाय हेलो करते चलो, आगे चलो, मानसरोवर यात्रा करते चलो, बद्रीनाथ चलो, सचखंड की तरफ चलो। मेरे को था वो सचखंड में सत्य लोग जिसको पत्री जी बोलते हैं, वहाँ पहुँच जाओ आप। तो खूब हमने, जब हमें लगा कि आधा पौना घंटा हमने अच्छे से विदा किया, उनको भी माफ़ किया, हमने भी माफ़ी मांगी कि आगे से कहीं अड़चन, ये सब हमने पीएमसी और ओशोधारा से ही सीखा कि कैसे जाते हुए बुजुर्ग से माफ़ी भी मांगनी है, उनको भी माफ़ करना, उनको भी मुक्त करो और खुद भी मुक्ति लो। नाम ले लेके हमने ऐसा किया, ओमकार के जाप से विदा किया, सचखंड तक उनको पूरी गाइडेंस हमने दी। फिर हमने 1 घंटे बाद सबको फ़ोन किए, जैसे बाबू जी चले गए हैं, और सारा हमने ध्यान किया। और सुबह बुद्ध बनो वाला जो सीरीज चल रही थी, वैसी मोबाइल पे लगा के उनकी डेड बॉडी के पास बैठ के हमने ये ध्यान किया। तो ये जो प्राप्ति है, मृत्यु की सेलिब्रेशन है, घर के बंदे को जाते देखना, उसकी मृत्यु की एनर्जी को लेना, उसकी मृत्यु की एनर्जी को सेलिब्रेट करना, तो ये पीएमसी और ओशोधारा की देन है। जी मैम, ध्यान में आपको क्या कभी कोई एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस या पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस या कभी कोई विजन्स, इस तरह के भी कुछ एक्सपीरियंस आपके रहे? हाँ, बचपन से ही ना मैं सपना देखती थी कि मैं उड़ती जा रही हूँ, पहाड़ों पे उड़ रही हूँ, सागरों के से ऊपर जा रही हूँ, और मेरे को डर नहीं लग रहा। और मुझे ऐसे लगता था अगर कोई पीछे आ भी रहा है ना तो मेरे को पकड़ नहीं पाएगा, इतना कॉन्फिडेंस अंदर से था।
तो बचपन से मैं उड़ने के सपने देखती हूँ। फिर ओशोधारा में जाके मुझे ये पता चला कि जो उड़ने के सपने होते हैं ये एस्ट्रल ट्रैवल ही होता है, ये अनजाने में होता है, लेकिन साधना के द्वारा हम इसको जानबूझ के भी कर सकते हैं। लेकिन ओशोधारा में आने के बाद ये फिर जब मुझे पता चल गया कि एस्ट्रल ट्रैवल है, यही बताना था उस एक्सपीरियंस से, उसके बाद वो एक्सपीरियंस नहीं हुए, ना ही मुझे इच्छा हुई। तो फिर मुझे ये भी थोड़ा थोड़ा पता चला कि मैं इतना ज़्यादा शरीर से बाहर रहती थी, इसलिए शरीर मेरा रोगी भी है थोड़ा, क्योंकि जितनी देर आप शरीर से बाहर रहोगे उतनी देर आपके जो सूक्ष्म शरीर की एनर्जी स्थूल शरीर को चला रही है वो नहीं मिलती है आपको, है ना। तो मैं शरीर में रहने लग गई और मेरी थोड़ी हीलिंग भी होने लग गई, मन से मैं प्रसन्न रहने लग गई। लेकिन ज़्यादा चेंजेस मेरे में पीएमसी से जुड़ने के बाद आई है, क्योंकि पत्री जी 3-3 घंटे ध्यान कराते थे। मैं तो 15-20 मिनट ध्यान करती थी, वो भी कभी लगता था कभी नहीं लगता था। लेकिन जब 3-3 घंटे सर ने ध्यान कराया, अब मानो 3 घंटे में 30 मिनट तो लगेगा ना आपका, कभी 3 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 1 मिनट, कम से कम 30 मिनट ध्यान लगेगा। उससे बहुत चेंजेस आती है। उससे क्या होता है, बाहर से ध्यान हट के मेरा भीतर आने लग गया। मैं भीतर में जीने लग गई, जी रही थी कि मैं बाहर, और जब मैं बाहर जी रही थी मैं खुद भी दुखी थी, दूसरों को भी दुखी कर रही थी। अब समझ आता ना। पहले तो हम ये सोचते हैं कि हम घर परिवार की केयर कर रहे हैं इसलिए उसको टोक रहे हैं, हम बच्चों की केयर कर रहे हैं इसलिए टोक रहे हैं। वास्तव में हमारे टोकने से परिस्थिति ही खराब होती है। जब मैं अपने अंदर में जीने लग गई तो सभी मैं भी रिलैक्स रहने लग गई, घर परिवार भी रिलैक्स हो गया, और बच्चे अपने आप ही उससे ज़्यादा करने लग गए जो मेरे कहने से करते थे। तो पत्री सर के साथ जुड़ के तो और भी मज़ा आया, और अब तो मैंने घर में रहना बंद कर दिया। कहाँ मैं एक घर में रहती थी और अपने कमरे में ही रहती थी, अब मैंने इतना विस्तार लेना शुरू कर दिया 2-2 ढाई महीने में। यार मेरे बच्चे भी दोनों स्पिरिचुअल है, ये मुझे अब पीएमसी में आके पता चला। तो मेरे बच्चे मेरी वेट कर रहे थे कब मेरी शादी हो, कब वो मेरे थ्रू आए। बेटी है, वो गाड़ी चला के मुझे दिल्ली तक दवाई लेने भी ले जाएगी, प्रोग्राम्स में भी ले जाएगी, और घर आके किचन में घुस के मुझे रोटी बना के भी खिला देगी। मतलब दोनों तरफ बच्चे ग्रोइंग है। ऐसे ही बेटा है, वो भी किचन का सारा काम कर लेता है, वो मेरे को मॉरल सपोर्ट भी देता है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा मेरे को समझाता है और घुमाने भी ले जाता है। अब देखो जवान बच्चा है ना, बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा तो कैरियर का टाइम है, लेकिन उनके इतने संस्कार अच्छे हैं, वो खुद गितिहाल में इतनी ग्रोइंग स्टेज में है कि मेरे को 2-2 महीने लेके आते हैं। मैं यहाँ पिरामिड में रहती हूँ, कॉस्मिक वैली में जाती हूँ, अपना महेश्वरा ध्यान महाचक्कर है, यहाँ 10-10 12-12 दिन के लिए आते हूँ। तो 2-2.5 महीने हम सर्दी यहीं बिताते हैं। एक तो सर्दी में वहाँ पंजाब की सर्दी से मुझे रिलीफ रहता है जॉइंट पेन की वजह से, दूसरा इतने एनर्जेटिक प्लेस में रहते हैं, इतने मास्टर्स से मिलते हैं, इतनी सूक्ष्म शक्तियों के साथ हमारा होना रहता है यहाँ, तो इतना एनर्जेटिक खाना खाते हैं। मैं तो कहती हूँ यूनिवर्स की कृपा है और पत्री जी का इतना सहयोग है जी। उन्हीं का सारा विस्तार है ये जी। और पत्री सर ने हर एक मास्टर को इतनी छूट दी हुई है कि वो अपने आप से ग्रो कर रहा है, अपने आप से ही वो जूम सेशन अरेंज कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही सब कुछ, अपना खुद का भी विस्तार कर रहा है और दूसरों का भी कर रहा है जी। तो पत्री सर के लिए लाख लाख धन्यवाद है। महेश्वरा पिरामिड को नमस्कार है, पिरामिड वैली को नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम आगे पत्री सर के आपके एक्सपीरियंसेस में जानना चाहूँगी कि पत्री सर का आप इतना नाम ले रहे हैं, तो पत्री सर से आपकी मुलाकात पहली बार फिजिकली कब हुई और फिर उसके बाद उनके साथ आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे? हाँ जी मैम, जैसे मैंने बताया कि जूम सेशन से जुड़ गई, बुद्ध बनों के बाद ना 40 मास्टर्स प्रोग्राम चला, तो उसमें सभी इंडिया के मास्टर्स इंक्लूडेड थे। कभी रागनी मैम आती थी, कभी रचना मैम आती थी, कभी लेख्या मुझे, सब आपको आप जानते हो, सभी आते थे बारी बारी से। 40 दिन रामा राजू सर भी आए। फिर ना सर क्वेश्चन आंसर के लिए सर को बुलाते थे एक दिन, हफ्ते में एक दिन। सब लोग उस दिन का इंतज़ार करते थे कि आज जूम सेशन में पत्री सर आएंगे, आज स्पेशल लंबा रखते थे उस दिन सेशन। तो उसी एक सेशन में ना मेरे को पत्री सर से इंटरेक्शन का मौका मिला। मैंने सर को कहा कि सर जब से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ बस पता नहीं कौन से आयाम में रहती हूँ, एक अलग ही लेवल में जीने लग गई हूँ। मेरा शरीर ही यहाँ होता है, मन और आत्मा कहीं और उड़ान भरते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास पिरामिड वैली में आऊँ। तब सर पिरामिड वैली में थे और 40 दिन वहाँ आपके सानिध्य में ध्यान करूँ। तो सर सुन के चुप कर गए, कुछ नहीं बोले। मुझे लगा कि सर ने इनवाइट नहीं किया मुझे, कहा नहीं कि आओ आओ,
लेकिन मैं सर की व्यथा भी समझ रही थी, क्योंकि तब लॉकडाउन का समय था, अब बहुत से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते थे और पिरामिड वैली भी उन दिनों में आने जाने के लिए बंद थी, फ्लाइट्स, ट्रेन सब बंद थे। तो सर ने कुछ नहीं कहा। तो सर ने कहा और बताइए। मैं कहा सर ऐसे ध्यान से जब से जुड़े हैं मज़े कर रहे हैं, सुबह भी ध्यान, शाम को भी ध्यान, रात को भी ध्यान, बहुत अच्छा लग रहा है। कहते बहुत अच्छा बाबा। उन्होंने ये भी कहा। हाँ, मैं कहा सर बेटे के साथ भी मैं जाती हूँ। कहते हाँ, आप माँ बेटे की जोड़ी अच्छी है। तो मुझे इस बात का नहीं समझ आया, लेकिन ये जोड़ी तो अब चल ही रही है 3 साल से। इस बात को 4-5 दिन ही बीते थे, उसी ग्रुप में मैसेज आया कि सर नॉर्थ इंडिया की यात्रा पे आ रहे हैं। तब मेरे को एकदम क्लियर हो गया कि सर ने क्यों नहीं कहा कि आप लोग आ जाओ, क्योंकि सर खुद आना चाहते थे। उनको पता था कि इतने लोग नहीं आ सकते यहाँ, तो सर ने ही प्लान किया कि मैं ही मिल के आऊँ। देखो एक गुरु कितना सोचता है कि चेले नहीं आ सकते तो गुरु तो जाए मिलने। यद्यपि उन्होंने सबको अपना मित्र बनाया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गाइड किया, जिस तरह से उन्होंने हमें ट्रांसफॉर्म किया, हमारे अंदर उनके लिए गुरु भाव है। तो सर आए चंडीगढ़। मुझे याद है वो पहली मुलाकात 13 अगस्त को हम सर को मिले, पंचकुला में किसी कोठी में रुके। सर ने ध्यान कराया बांसुरी से, हम सबको पर्सनली हाय हेलो करा, तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग आए, 2021 की बात है, हम लोग ही आए फिर गाड़ी उठा के यहाँ महेश्वरा। 10 दिन का हमने माँ लक्ष्मी और डॉक्टर न्यूटन का जो है वर्कशॉप स्पिरिचुअल कोच की, वो अटेंड करी। पत्री सर के यहाँ दोनों शिष्य तैयार किए हुए। उसके बाद हम इधर आए, 15 दिन हम यहाँ रुके, खूब मस्ती करी, सर के हाथ का खाना खाया, सर का इतना प्यार मिला हमें। और सर के अंग संग ही रहते थे। सर की एक झलक पाने को जब सारा दिन ही देखते थे, फिर भी ऐसा लगता था एक बार और देख लें। सर अपने हाथ से खाना परोसते थे, किचन में घुस के 4-4 घंटे खाना बनाते थे। खूब इंजॉय किया हमने। फिर सर के साथ साथ जहाँ जहाँ वो जाते थे, जेतवनम गए, पिरामिड वैली गए, सदानंद योगी आश्रम गए, हम सर के साथ साथ। और एक और मिरेकल मैं आपको बताऊं, जब हम लोग यहाँ थे ध्यान महाचक्र में, 31 को लास्ट था और 1 को हमारी फ्लाइट वापसी की थी। तो मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि मन तो भरा नहीं, मेरा तो जाने का मन नहीं कर रहा। इतने में 1 घंटे के बाद बेटा आया, कहता मम्मी हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और लॉकडाउन चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने 30-31 की पूर्ण लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि भी लोग इकट्ठे होंगे, इकट्ठा होना मना था कि नए साल की वजह से इकट्ठे होंगे। लॉकडाउन कम्प्लीटली कर दिया, तो उसकी वजह से हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। मैं तो खुश हो गई कि कम से कम 1 हफ़्ता और रुकेंगे, लेकिन 1 हफ़्ता कहाँ, सर ने तो जाने ही नहीं दिया 2-2.5 महीने। हम 15 दिन यहाँ रहे, 5 दिन जेतवनम में रहे, सदानंद योगी आश्रम 3 दिन रहे, ओमकारेश्वरम पिरामिड रहे। जहाँ जहाँ सर जाते थे हम उनके पीछे पीछे। पिरामिड वैली भी हम लोग 11-12 दिन रहे उनके साथ। ये 26 जनवरी का फंक्शन था, उसके बाद सर ने इतने प्यार से हमें विदा किया, गले लगा के, मज़ा ही आ गया। एक गुरु से गले मिलना और उसका प्यार पाना, उसके सानिध्य में समय बिताना, ये क्या होता है बस मैं ही जानती हूँ, एक साधक जानता है। मतलब जो मस्ती, जो आनंद है, उसको मैं कैसे शब्दों में समेटूं। और मेरी तो अंदर से यही भाव निकलता है कि जैसा आनंद हमने पाया, जैसा सुख हमने पाया, वैसा सबको मिले। सभी लोग ध्यान में आए, सभी लोग आनापानसती से जुड़े। ध्यान तो बहुत तरह के हैं, लेकिन आनापानसती ध्यान ही ऐसा है जो जल्दी से आपको अपने ऊपर ले आता है। बाकी ध्यान नहीं है, ध्यान की विधियां हैं, लेकिन स्वयं में ध्यान नहीं है। वो आपको घुमा फिरा के आएंगे, काम करती हैं वो विधियां, लेकिन आनापानसती तो जैसे बिल्कुल इंजेक्शन है। जैसे गोली 12 घंटे में काम करेगी, इंजेक्शन आपको 3 मिनट में काम कर देगा। तो आप अगर स्पिरिचुअली जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो आनापानसती ध्यान से ही जुड़े। जी मैम, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप चाहते हैं कि सभी ध्यान में आए, तो आप इससे और कैसे कदम बढ़ा रहे हैं? मतलब आप कैसे ध्यान प्रचार कर रहे हैं? हाँ, मतलब मेरे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी ग्रुप हैं, ऐसे ग्रुप में हैं जिनका मेरे से कोई लेना देना नहीं है और मुझे उनके मैसेज भी नहीं देखने हैं, मेरे काम के नहीं है मतलब। लेकिन मैं फिर भी उन ग्रुप्स में बनी हुई हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान के मैसेज उसमें शेयर करने हैं। तो जो भी कोई वर्कशॉप होती है ऑनलाइन, जो भी कोई ध्यान का प्रोग्राम होता है, मैं सब में शेयर करती हूँ। और जो मुझे पर्सनली लोग जानते हैं उनको पर्सनली भी मैसेज करती हूँ। मैंने अपना भी एक डिवाइन पटियाला ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें भी सभी मास्टर्स के मैं जूम सेशन शेयर करती हूँ कि ऐसे ही जुड़ें, घर बैठे जुड़ें,
जैसे हम जुड़े हैं। पीएमसी हिंदी देख के। हाँ, पीएमसी हिंदी सबको सब्सक्राइब कराती हूँ। और ध्यान जगत पत्रिका है जो, वो सबको मैं फ्री लगाता, अपनी तरफ से गिफ्ट 1 साल का मैं देती हूँ। उसके बाद अगले की मर्जी है, अगले साल उसने कंटिन्यू करना है या नहीं करना। बहुत लोग तो पैसे भी वापस कर देते हैं मेरे को, कहते नहीं हमने फ्री में नहीं लगवानी। मैं कहा मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है आप इंजॉय करो, अगले साल अपने पैसे से कंटिन्यू करना जी। तो ये एक अच्छा प्रयास है। मैम ध्यान के साथ साथ शाकाहार और स्वाध्याय भी प्रचार प्रसार करते हैं? जी बिल्कुल, सबको जैसे बहुत लोग लहसुन खाते, लहसुन हमारे घर में प्याज चलता है तो लहसुन बिल्कुल नहीं चलता, लेकिन हम प्याज भी हम धीरे धीरे जैसे अपनी सब्जी बनाएंगे तो नहीं डालेंगे, कोई आया गया है तो उसके लिए हो जाएगा। लेकिन लहसुन का तो कल्चर शुरू से ही हमारे घर में नहीं है। जैन परिवार में जैसे हम लोग थे तो लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि कम से कम लहसुन मत यूज़ करें, क्योंकि लहसुन एक तामसिक आहार है, हमारी एनर्जी को नीचे लेके आता है। तो जो साधना वाले लोग हैं, अगर साधना में ज़्यादा प्रगति चाहते हैं तो लहसुन प्याज को डिनाई ही करें और नॉन वेज से तो दूर ही रहें। और नॉन वेज का सबको बताती हूँ कैसे कितनी हिंसा से जानवरों को काटा मारा जाता है। देखो अपने बच्चे की शादी है, अपने बच्चे का जन्मदिन है, तो उसको सेलिब्रेशन के लिए क्या दूसरों के बच्चों को मार देंगे? ये कैसी हमारी सोच है? हमें तो भारत में रहना ही नहीं चाहिए अगर हमारी ऐसी सोच है। भारत एक इतना प्यारा देश है जहाँ महावीर हुए, बुद्ध हुए, इतना अहिंसा का प्रचार हुआ। अहिंसा के कई मायने हैं, लेकिन एक कम से कम जानवर को तो मारना आप छोड़ो। तो बहुत लोग पत्रीसर के प्यार से, प्रसार से शाकाहार में आ गए हैं और शाकाहार रैलियाँ भी निकलती हैं। संडे को हमारे घर में भी ध्यान होता है और जो विवेकानंद पिरामिड में कभी कभी फंक्शन होते हैं, हम लोग इकट्ठे होकर वहाँ जाते हैं। मतलब अगर ध्यान के लिए कोई इनिशिएटिव लेना है तो मैं हमेशा तैयार हूँ जी। और साथ साथ स्वाध्याय का भी प्रचार प्रसार करते हैं? स्वाध्याय का मैंने बताया, पत्रिका मैं अपने पास से लगवाती हूँ। घर में भी मेरी पुरानी पत्रिका पढ़ी रहती हैं, कोई आता है तो मैं ऑफर करती हूँ कि आप इसको पढ़िए। आप खुद भी स्वाध्याय करते हो? मतलब खुद भी करती हूँ, पहले बहुत करती थी, अब यूट्यूब पे ज़्यादा सुनना हो जाता है, वो भी स्वाध्याय का एक पार्ट है जी। तो पीएमसी से भी जुड़े, शाकाहार से जुड़े, ध्यान से जुड़े। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन जाने से पहले चाहूँगी कि एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए आप ज़रूर दें। तो मैसेज तो वही पत्रीसर वाला ही है, ध्यान करें और कराएं, सीखें और सिखाएं, शाकाहार का प्रचार करें और अपनी एनर्जी को एक अलग ही लेवल पे शिफ्ट करें। जहाँ हम खड़े हैं उससे आगे बढ़ें, कपड़े को भी साफ रखें और उसको उसके ईश्वर के ध्यान के रंग में भी रंगें। तो यही मेरा संदेश है, रंगें और रंगाएं, करें और कराएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा मुझे आके, थैंक यू। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने बात की अनुपमा जैन जी से। हमने उनकी पूरी यात्रा के बारे में जाना कि कैसे ध्यान में आने से पहले उनकी लाइफ में चैलेंजेस थे, लेकिन ध्यान में आने के बाद वो चैलेंजेस दूर हुए। उन्होंने स्वयं को जाना, उन्होंने जाना कि हर चैलेंज उनके जीवन में उन्हें कोई ना कोई लेसन देने आया, और कैसे वो बिल्कुल इंजॉय करके आज अपनी लाइफ को जी रही हैं, बिल्कुल आनंद में इस लाइफ को जी रही हैं, और वो चाहती हैं कि ध्यान करें और दूसरों को भी ध्यान सिखाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पीएमसी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।